उनको प्रतिनिधित्व दिए बगैर कोई कोई कुछ कर लेगा ये सोचे तो ये असंभव है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रतिनिधित्व का ख्याल रखते हुए एक फेयर तरीका अपनाया जाए जुडिशरी में अपॉइंटमेंट का। न्याय व्यवस्था आज एक बहुत असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई है। जी। यह फेयरनेस 2 स्तरों पे करना पड़ेगा। अब उसका कोई चटपट इलाज कोई नहीं और असाध्य रोग से ग्रस्त होने के बाद विभिन्न जातियों और समूहों के लोगों का प्रतिनिधित्व करना तो होगा ही होगा। एक तो जो कोलिजियम है उसको करना पड़ेगा, दूसरा सरकार को भी करना पड़ेगा। आप देखिए एक गंभीर इलाज की प्रक्रिया में हमको अपने आप को डालना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। 15 दिसंबर को राज्यसभा में देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बताया कि देश की हाई कोर्ट्स में यानी देश के उच्च न्यायालयों में जो जजों की कुल संख्या है उसका लगभग 76% सवर्ण समाज से है। यह आंकड़ा पहले भी अर्जुन राम मेघवाल सदन को बता चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने यह बात भी जोड़ी कि 2018 के बाद 5 वर्षों का यह आंकड़ा है, जहां 76% जज सवर्ण जातियों से हैं। बाकी जो बचे हुए जज हैं, उनमें से 20 जज एससी जाति से, 12 एसटी समुदाय से, 77 ओबीसी से, 36 माइनॉरिटी से और 13 पता नहीं। यानी कुल जजों की जो संख्या है 650, उसमें से 492 सवर्ण जातियों से। यह प्रश्न हमारे लिए आज इसलिए है क्योंकि हमारा देश एक जातिवादी समुच्चय समाज है। इस समाज में एक समुदाय से जिसकी की प्रेजेंटेशन आबादी की भागीदारी में इसके मुकाबले बहुत कम है, यह फैसलों पर किस तरह का असर करता है, न्यायपालिका पर असर किस तरह करता है, न्यायपालिका के पठन पाठन और पूरे न्याय प्रक्रिया पर कैसे असर करता है, इस सारी बातों को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील राकेश गुप्ता हैं। वह नमस्कार। लगातार इन मसलों पर बोलते, लिखते और समाज को जागरूक करते रहते हैं। राकेश जी, आपसे सवाल यही कि इस तरह के संख्या बल से वाकई भारतीय समाज की न्याय प्रक्रिया पर कोई असर पड़ता है या यह सिर्फ मेधा है, वो लोग मेधावी हैं, उन लोगों की क्षमता और ताकत है, इसलिए वह जज है। देखिए इसको जरा थोड़ा पीछे जाया जाए, थोड़ा पीछे जाके हम समझें। जी। जो भारतीय न्यायपालिका का वर्तमान स्वरूप है, वो औपनिवेशिक शासन तंत्र के द्वारा स्थापित किया गया है। स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट एक जोड़ा गया। हाई कोर्ट जो है, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। हाँ, स्वतंत्र भारत में संविधान के द्वारा एक चीज और कर दी गई कि नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिए गए, एक संप्रभु देश बनाइए और फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को समर्थ किया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जी। जब ये देश आजाद नहीं हुआ था, तो ज्यादातर जगहों पर, ज्यादातर पदों पर और खास तौर से न्यायपालिका के भीतर हर जगह जो बड़ी तादाद थी वो अंग्रेजों की थी। इंडियन सिविल सर्विसेज में बहुत बाद में भारतीयों के लिए खुला, बहुत बाद में खुला। नहीं तो भारतीयों के लिए तय था कि अधिकतम किस पद पर जा सकते हैं, सेना में अधिकतम किस पद पर जा सकते हैं। इसी तरीके से न्यायपालिका भी खुली हुई नहीं थी। तब आज हमारे समाज का वो तबका जिसको आपने उच्च जाति कहा और जिनका आज न्यायपालिका के भीतर वर्चस्व है, जातीय आधार पर अगर देखा जाए, तो वे इस बात को बार-बार उठाते थे। साइमन कमीशन का विरोध कितना हुआ ये सभी लोग जानते ही हैं। इसी प्रतिनिधित्व के सवाल पर ही सबसे ज्यादा विरोध होता था। और तब अंग्रेजों की निगाह में
जो भारतीय थे वो इस योग्य नहीं थे कि उनको जज बनाया जाए, उनको प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाए या उनको अन्य जगहों पे रखा जाए। इसका कारण यह नहीं था कि अंग्रेज हमको योग्य नहीं समझते थे। इसका ज़्यादा बड़ा कारण ये था कि अंग्रेजों को अपने औपनिवेशिक शासन को के सुचारू संचालन के लिए अपने में से ही लोग चाहिए थे और उन्हीं लोगों के द्वारा औपनिवेशिक मूल्यों के अनुरूप और औपनिवेशिक हितों के अनुरूप भारतीय शासन सत्ता और न्यायपालिका का संचालन किया जाना था। और यह कहना अनायास नहीं होगा कि भारतीय न्यायपालिका हो, चाहे भारतीय पुलिस हो, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, उसके शुरुआत में ही एक तरह का भ्रष्टाचार भी निहित था। एक भ्रष्टाचार तो नियुक्तियों का ही था। लॉर्ड क्लाइव ने जब देखा कि उसके कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और भेंट के नाम पे, गिफ्ट के नाम पे वो बहुत सारा रिश्वत ले रहे हैं, तो लॉर्ड क्लाइव ने उस जमाने में संभवतः 1747-48 में कब था वो, 2000 रुपए से अधिक का गिफ्ट लेने पर रोक लगा दिया था। अगर उस समय 2000 रुपए को देखा जाए, आज उसको वैल्यू किया जाए तो कितना होगा। तो कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने जो शासन व्यवस्था स्थापित की या न्यायपालिका स्थापित किया, एक तो औपनिवेशिक शासन की हनक बनाने के लिए, उसकी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए, दूसरा धौस जमाने के लिए, तीसरा अपने हिसाब से कहे हुई या अपने हितों के अनुरूप न्याय किए जाने के लिए। जब अंग्रेज चले गए तो जो नया सत्ताधारी वर्ग आया कहने के लिए, तो एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट, समानता का अधिकार। लेकिन समानता का अधिकार 26 जनवरी 1950 को एक कही हुई बात थी, किताब में लिखी हुई बात थी, जिसकी उद्घोषणा अनुच्छेद 14 करता है। लेकिन व्हाट अबाउट एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी, जो असमानता भारतीय समाज में चली आ रही थी, एक समय तक जब तक अंग्रेजों के विरुद्ध सबको लड़ना था तो वो कम दिखाई देता था, लेकिन जब शासन सूत्र हमारे हाथ में आ गया, तब जो चली आ रही असमानता थी उसको दूर करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 जोड़ा गया, 16 जोड़ा गया, 17 जोड़ा गया और 18 जोड़ा गया, जिसमें पदवियों पर रोक लगाई गई, अस्पृश्यता पर रोक लगाई गई, धर्म, जाति, वंश इत्यादि के आधार पर भेद करने पर रोक लगाई गई, और जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें पिछड़े वर्गों के पक्ष में प्रतिनिधित्व की बात की गई, जिसको आरक्षण के जरिए पूरा किया जाना था। और इसी तरीके से ही हमारे संविधान निर्माताओं ने समझा कि हम समता के अधिकार का जो सबसे बड़ा गोल है भारत के संविधान का, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राकेश जी, अगर आपकी बात इतनी बात को समझें तो आपका यह कहना है कि अंग्रेजों के समय से चली आ रही न्याय प्रणाली, जिसमें अपनी ताकत, अपनी धौंस, अपनी मन और अपने तबकों के हित के हिसाब से न्याय प्रणाली चली आ रही है, तो यह जो 76% की भागीदारी है, यह किस तरह से आपके इन आरोपों को सही साबित करती है, सीधे बताइए। देखिए, ऐसा है कि जो है, होता क्या है कि जो स्रोत होते हैं और जो प्रेरणाएं होती हैं, अगर एक लाइन में कहा जाए तो क्या भारतीय समाज और भारतीय समाज के विभिन्न संस्थाएं और विभिन्न अंग और व्यक्ति जो समाज को संचालित करने में लगे हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशनड हैं। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशनड की बात कहता हूं, तो एक व्यक्ति का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होगा वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा न हमारे न्यायाधीशों का है, न हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का है, न पार्लियामेंटेरियंस का, किसी का नहीं, किसी का भी नहीं है। हमारा जो डिफॉल्ट व्यवहार है, डिफॉल्ट बिहेवियर है, वो कितने चीजों से ओतप्रोत है,
औपनिवेशिक मानसिकता, सामंती मानसिकता, जातीय सोच, जातीय श्रेष्ठता, वर्णवादी सोच, छुआछूत, ऊंच नीच और कुलीन अकुलीन, इन सब से ओतप्रोत है। इसमें जो थोड़ा बहुत समता या संवैधानिकता का मामला जुड़ता है वो बौद्धिक तत्व के लिए के तौर पे जुड़ता है, लेकिन वो हमारा इनहेरेंट कैरेक्टर नहीं है। और ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है इस देश में। जो न्यायपालिका का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो वकीलों और जजों में से है। तो वकीलों का वकील रहते हुए या जब वो जज हो जाते हैं तब किसी की भी कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशनिंग की कोई न ट्रेनिंग है और न तो इसका कोई टेस्ट है कि एक जज जिसने की ओथ लिया है संविधान का संरक्षक होने के लिए उसको बनाया गया है, उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर होगा वो संविधान अनुकूलित होगा। यह उसकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है, ये उसके अपने विवेक पर छोड़ दिया गया है। और उसका विवेक कहाँ से निर्मित होता है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि औपनिवेशिकता, सामंती मानसिकता, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, अस्पृश्यता, कुलीन अकुलीन, ऊंच नीच, इन्हीं सब चीजों से उसका मूल विवेक हमारे समाज के जो पाठशाला है उसमें निर्मित होता है। अब राकेश जी, एक सवाल मेरा ये है कि जो जी, लोग इस तरह के सवाल को उठाते हैं कि सवर्ण जी, हावी हैं अदालतों में, खासकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उन लोगों की एक जिरह आरक्षण को लेकर रहती है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म करो और आरक्षण को लागू करो। आप क्या उदाहरण के साथ संक्षिप्त में यह बता सकते हैं कि जिन सेक्टर्स में आरक्षण लागू किए गए, वह सिविल सर्विसेज थे, वह अब राजनीति में भी जो पद हैं उनमें भी पर्याप्त संख्या में उन दलों की भागीदारी है, उन जातियों की भागीदारी है, तो उससे सुधार हुआ जिसकी गुंजाइश अदालतों में दिखाई देती है और इसी कमी की वजह से जो भी अन्याय होता है उसमें जाति दिखाई देती अ, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर और आरक्षण जहां का पर क्या भी फायदा फिर? अगर इसमें आरक्षण लागू कर दिया जाए, जी, न्यायपालिका में खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही नहीं है, वहाँ थोड़ा अगर लागू फायदा हो ये होगा कि क्वालिटेटिव चेंज तो नहीं होगा, लेकिन क्वांटिटी के तौर पर जैसे एक स्त्री है तो स्त्री के दुख दर्द को ज्यादा समझ सकती है। हम जी। जातियों के इस पूरे मसले में स्त्रियों को ना भूल जाएं। हुँ, आज तक कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई स्त्री नहीं हुई है। हुँ, पूरे देश भर में देख लीजिए कितनी चीफ जस्टिस महिला हैं, एक हैं शायद, एक या दो हैं। जी। कितने हाई कोर्ट जजेस में महिलाएं हैं। तो स्त्रियों को भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए। यह बात अब मान ली गई है बौद्धिक तौर पर, व्यावहारिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर कि स्त्रियों के मामले में स्त्रियां ही ज्यादा संवेदनशील होंगी। इसी नाते जो इंटरनल कमेटी बनाई जाती है वो हेडेड बाई किसी स्त्री होती है। हुँ, इसी त, इसका मतलब ये हुआ कि उस तर्ज पर कि जाके पाँव न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। हुँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पहले तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशनिंग की बताई, दूसरी हुँ, एक व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन एक खास तरह के परिवेश में बिता रहा है, वो अगर बहुत ईमानदार भी हो, बहुत न्यायप्रिय भी हो, तो दूसरा वाला जो न्याय है वो उसको दिखाई ही नहीं देगा। उसके प्रति वो संवेदनशील ही नहीं होगा। कोई अपनी गरीबी को अगर इस तरीके से परिभाषित करता है कि हम गरीब हैं क्योंकि हमारे पास जो है मर्सिडीज का सबसे अच्छा वाला एडिशन नहीं है, जबकि हमारे अंकल के पास तो और भी है, तो इस नाते वो अमीर है और हम गरीब हैं। अगर अपनी गरीबी को इस या अपने किसी अभाव को, अपने किसी वंचना को इस तुलनात्मक तरीके से देखेगा तो समझ नहीं पाएगा। इस तुलना को करने के लिए गांधी के पास जाना पड़ेगा, जो गांधी जी का जंतर है, आखिरी व्यक्ति को देखने का। और यह देखने की कोई ट्रेनिंग हमारे पास नहीं है। एक और बात है, आजकल बड़ा टसल चल रहा है सरकार में और न्यायपालिका में। बिल्कुल। सरकार की ओर से बराबर हमले हो रहे हैं और एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट भी आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। मोदी सरकार का पहला एक्ट वो था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक लंबे जजमेंट में, और सरकार की ओर से उसमें बहुत ही एग्रेसिव होके इस बात की बहस की और सही बहस की गई थी इस बात की कि कैसे न्यायपालिका में सिर्फ कुछ ही परिवारों का 3/4 न्यायपालिका पर वर्चस्व है। जी, यह वर्चस्व सिर्फ जातियों तक नहीं जाता है, यह परिवारों तक वर्चस्व फिर जाता है। परिवारों तक जाता है। अगर कोई ये कहे कि ब्राह्मण वर्चस्व है, तो क्या
एक पिछड़े हुए जिले के गरीब ब्राह्मण परिवार का लड़का या लड़की अगर वकील हो जाए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो यदि वह उस ब्राह्मणों के तंत्र का जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बनवाता है उसका हिस्सा नहीं है, तो क्या वो जज बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है, असंभव है। तो सिर्फ जातिवाद ही नहीं है, मतलब जातियों एक के भीतर भी कुलीनतावाद है, एक अभिजात्यतावाद। कुलीनतावाद है इस तरह का। जी बिल्कुल। तो ज्यादातर लोग उससे विस्थापित हैं। वहीं दूसरी तरफ सवाल इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रिजर्वेशन दिया जाए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रतिनिधित्व का ख्याल रखते हुए एक फेयर तरीका अपनाया जाए जुडिशरी में अपॉइंटमेंट का। यह फेयरनेस दो स्तरों पे करना पड़ेगा। एक तो जो कोलिजियम है उसको करना पड़ेगा, दूसरा सरकार को भी करना पड़ेगा। आप देखिए, सबसे बड़ा जो सोर्स है जजों के नियुक्ति का हाई कोर्ट में, वो सरकारी वकीलों के भीतर से आता है। क्या किसी ने सवाल पूछा कि सरकारी वकील किस आधार पर बनाए जा रहे हैं? कोई टाइटलों के पारदर्शिता आधार नहीं। पर बनाए जा रहे हैं आजकल, हाँ। पूछना क्या है। पा- जिसकी तो जब पार्टी रहती हाँ, है उसके वकील हो हाँ, जाते हैं सरकारी। आप उठा के देख लीजिए, जी। जितने जज बने हैं, अगर 100 जज अपॉइंट होते हैं तो उसमें से 90 करीब जो है कहीं ना कहीं सरकारी वकील होता है। वो सबसे बड़ा सोर्स है कि सीधे वहां से ले लिया जाता है, या तो सरकारी वकील होगा या तो फिर जुडिशरी, मतलब ये मैं सीधे बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यानी कि एक आसान, एक सुगम रास्ता है। तो सरकार भी जब कोलिजियम पे प्रहार कर रही है तो उसके पीछे उसकी नियत पे शक होता है, क्योंकि केंद्र सरकार में जो वकील हैं पैनल में, विभिन्न विभागों के पैनल में, जी। विभिन्न यूनिवर्सिटीज में, ये सब राज्यों जो में है है, लोगों, हाँ, सभी लोगों के एजेंसियों में है। कमाने का, हाँ, जितने कमाने खाने का बहुत बड़ा साधन बने हुए हैं। यूनियन ऑफ इंडिया के वकील होंगे, उसके बाद हर ऑटोनोमस बॉडी के वकील होंगे। ये जो कमाने खाने का साधन बना हुआ है, कोई तरीका नहीं है, कोई एक श्वेत पत्र नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई प्रोसेस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, किसी वकील को नहीं पता है कि कहाँ पर नियुक्तियां कैसे हो रही है। तो ये दोनों ही जगहों पर देखना पड़ेगा, और ये सच्चाई है कि जब तक प्रतिनिधित्व मतलब नहीं अगर होगा। हम आपकी बात दो टुकड़े में कर दें राकेश जी, तो जी, एक जी, जगह परिवारवाद, हाँ, अभिजात्यतावाद, हाँ, कुलीनतावाद हावी है, और हाँ, दूसरी तरफ पार्टियां हावी हैं, अपने विचार के जो नजदीक वकील हैं वो उनकी हाँ, एक भर्ती है। मतलब दो तरीके की भर्ती और दोनों अनफेयर है। तो फिर तीसरा दोनों उपाय अनफेयर क्या है, है? दोनों अनफेयर है। फेयरनेस उपाय है। सबसे जी। बात की सही अर्थों में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। जी। सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी बात यह है कि जो, जैसे संविधान की शपथ लेना किसी शक्ति को हासिल करने का उपाय होने से ज्यादा संविधान से उसको ओतप्रोत करना हो, यानी कि उसकी वह अगर संविधान की शपथ ले रहा है तो वह ड्यूटी बाउंड हो, ओथ बाउंड हो उस शपथ का पालन करने के लिए। उस शपथ का पालन कब होगा? जब उसका डिफॉल्ट बिहेवियर संविधान के अनुरूप होगा, संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होगा, संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप होगा। यहाँ पे न संविधान है, संविधान सिर्फ वह किताब रह गई है जहां जिसके नाम की शपथ लिए बगैर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, कोई न्यायमूर्ति नहीं बन सकता है, कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता है। इससे ज्यादा उसका कोई महत्व रह नहीं गया है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हम एक कंडीशनिंग कैसे करेंगे? हम लोगों को उस जगह पे कैसे ले आएंगे समाज को जहां पे एक डिफॉल्ट बिहेवियर जो होगा वो संविधान के अनुरूप होगा। जब तक ये नहीं होता है तब तक ये समस्या हल नहीं होने की है। थोड़ा बहुत दिखेगा कि समस्या कुछ हल हो रही है। लेकिन जिस वक्त में यह आरोप लग रहे हैं कि अगर विचार के हैं तो आप शिक्षक बन सकते हैं, विचार के हैं तो सरकारी वकील बन सकते हैं, विचार के हैं तो जज हो सकते हैं, जज हैं तो सुप्रीम जज हो सकते हैं, यह सब जहां विचार मतलब राजनीतिक पॉलिटिकल एफिलिएशन तय करने लगा हो, उस देश में फिर कैसे स्वतंत्र न्यायपालिका की फिर जिरा में पड़ा जाए, और फिर ये 76% अगर 50% में भी बदल जाए तो बेहतर न्याय की उम्मीद कैसे की जाए? देखिए, अगर 76% को 50% भी कर देंगे तो जी। प्रतीकात्मक रूप से उन 50% में रिजर्व कैटेगरी के उन जी। लोगों को रखा जाएगा जो उनके विचार और हित के अनुरूप होंगे। जी। ऐसा नहीं होगा कि उसमें से नहीं रखा जाएगा। सिर्फ विचार के भी अनुरूप होना सफिशिएंट नहीं है,
हितों के अनुरूप होना चाहिए और हितों के लिए किसी भी स्तर की बेईमानी करने के लिए तैयार हो। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि किसी अमुक विचार को मानने वाला हर व्यक्ति प्रमोट किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर जातीय संगठनों का, अगर जातियों का वर्चस्व है, तो जातियों का वर्चस्व उसी हद तक है जिस हद तक कोई व्यक्ति उस जातीय तंत्र का हिस्सा है, जो हाईकोर्ट जज बनवाता है, जो कुछ और बनवाता है। उस तंत्र से बाहर होने पर आपकी कोई पूछ नहीं है। बिल्कुल जी, ये हर जगह है, आपकी पत्रकारिता में भी होगा ये। अगर आप उस तंत्र के हिस्से हैं तभी आपको कुछ जगह मिलती होगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। पत्रकारिता में तो पूरा बँट चुकी है कि आप इसके हैं और उसके हैं, और वैसे में हमारे जैसे जो स्वतंत्र संगठन हैं या स्वतंत्र पत्रकारिता जो देश हित, समाज हित की बात करते हैं, वो खैर बड़ी मुश्किलों के दौर से हैं। लेकिन आखिरी सवाल आपसे यह, एक तरफ कॉलेजियम सिस्टम है और दूसरी तरफ राजनीतिक भर्तियां हैं। इसके बीच न्यायपालिका के जज, खासकर जो हाईकोर्ट के जज हैं, वो फंसे हुए हैं। स्थितियां ये हैं कि देश में नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मानहानि हो सकती है, लेकिन आप किसी भी राज्य के किसी जज के बारे में बात कर लें तो वहां बैठे हुए लोग कह देते हैं ये तो फला थे और फला समय फला थे और अब वो फला जगह है। तो जिस देश की न्यायपालिका का यह सिस्टम हो जाए, वहां जातीय प्रतिनिधित्व जो है लोकतंत्र और न्याय को आखिरकार कितना मजबूत कर पाएगा, यह आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, जातीय प्रतिनिधित्व के बजाय अगर हम ये समझें कि एक तरह की स्थितियों को में जीने वाले लोग अगर न्यायपालिका में के भीतर आएंगे तो एक तरह की विविधता आएगी। तो न्यायपालिका की जैसे उसी विविधता के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कम से कम 5 जजों की बनाई जाती है। तो 5 जज का बनाने का क्या फायदा होगा? अगर 5 के पाँचों एक ही तरह के हितों के समर्थक हैं, एक ही तरह के विचार के समर्थक हैं और एक ही तरह के परिवेश से निकल कर आए हैं। उसका कॉन्सेप्ट ही है कि अगर अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग परिवेश से, अलग-अलग हितों के पक्षधर होने वाले लोग अलग-अलग तरीके से संविधान को सही मायने में, संविधान कहीं छूटता नहीं है। दिक्कत क्या है कि अभी सब संविधान को शपथ लेने के बाद उसको बहुत संदूक के भीतर, संदूक वो जो मुक्तिबोध वाली कविता है उसके भीतर बंद करके आते हैं और फिर अपने ज्यादातर अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और उनकी अपनी जो ट्रेनिंग है समाज के भीतर, उसके अनुरूप प्रस्थान करते हैं। ये सबसे बड़ी त्रासदी है और ट्रेनिंग का तो कोई तरीका ही नहीं है। तो अगर कहने के लिए जातियों का प्रतिनिधित्व दे भी दिया जाए तो उससे ये तो जरूर थोड़ा-सा होगा क्योंकि वो जिस परिवेश से आएगा, उस परिवेश की सच्चाई को बताएगा। तो अब की तुलना में थोड़ा बेहतर हो सकती है न्याय व्यवस्था, लेकिन न्याय व्यवस्था आज एक बहुत असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई है और असाध्य रोग से ग्रस्त होने के बाद अब उसका कोई चटपट इलाज कोई नहीं है। एक गंभीर इलाज की प्रक्रिया में हमको अपने आप को डालना पड़ेगा, जिसमें से अनिवार्यतः विभिन्न जातियों और समूहों के लोगों का प्रतिनिधित्व करना तो होगा ही होगा, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। उनको प्रतिनिधित्व दिए बगैर कोई कोई कुछ कर लेगा ये सोचे तो ये असंभव है। वह बुनियादी शर्त है, लेकिन उसके साथ-साथ उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली कंडीशन्ड बनाना पड़ेगा। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत धन्यवाद। कर रहे थे राकेश कुमार गुप्ता, वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील हैं। हम उनसे बातचीत कर रहे थे अर्जुन राम मेघवाल, जो हमारे देश के लॉ मिनिस्टर हैं। उन्होंने राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की और बताया कि जो हाई कोर्ट के जज हैं भारत में, उनका 76% मतलब 75% से ज्यादा सवर्ण जातियों का है। तो क्या यह न्यायपालिका को के न्याय की पूरी प्रणाली को कहीं न कहीं से प्रभावित कर रहा है? क्या जातिवादी असर को बढ़ा रहा है और न्याय की पूरी आखिरी व्यक्ति को न्याय मिलने की गारंटी को बाधित कर रहा है? हमारी बातचीत इसी मसले पर थी।
शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। एक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।